हेलो, मैं हर्षित गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हर्षित फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज़ में हमने बात करी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था ना, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो जरा इसके बारे में अगर समझें तो डाई का मतलब दो हो गया, पोल का मतलब पोल, डायपोल दो पोल है ना। तो डायपोल का नाम सुनते हुए, दो पोल का नाम सुनते हुए जैसे हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत मैग्नेट का नाम ध्यान आता है ना। मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ है ना। तो ये मैग्नेट हमें याद आता है। एक्चुअली ये एक मैग्नेटिक डायपोल होता है ना। यहाँ पर दो अपोजिट पोल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक को मान लो एक को नॉर्थ होता है, एक साउथ। बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रिक डायपोल भी होता है ना। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है कि जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस, मतलब मैग्नीट्यूड में सेम हो और साइन में अपोजिट हो, वो चार्जेस एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, मतलब जब दो इक्वल, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, दो चार्जेस एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसी का नाम होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। हालांकि डिस्टेंस बहुत कम होती है, हमने समझने के लिए इतनी बड़ी दिखा दी है। तो व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर वेरी नियर टू ईच अदर, द स्ट्रक्चर सो फॉर्म इज सेड टू बी द इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। इसमें दो चार्ज होते हैं और दोनों अपोजिट होते हैं। ठीक, अच्छा एक बात और, इस डायपोल का नेट चार्ज अगर कोई कहे तो ये नेट चार्ज कितना होता है? जीरो होता है। जितना पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव होता है। नेट चार्ज जीरो होने के बाद भी इलेक्ट्रिक डायपोल एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि ऐसा कोई सिस्टम है कि जिसका नेट चार्ज जीरो हो उसके बाद भी वो डायपोल उसके बाद भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए, तो उसका आंसर है हाँ है। और क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक, तो आगे हम बताएंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे भी। ठीक है, आगे के लेक्चर्स में। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, डायपोल सिंपली व्हेन टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस आर वेरी नियर टू ईच अदर, द स्ट्रक्चर इज थॉट टू बी इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक, अब समझना। अब इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जैसे NaCl का एक मॉलिक्यूल ले लो, H2O का एक मॉलिक्यूल ले लो, HCl का मॉलिक्यूल ले लो। ये सब जो मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल किसकी तरह काम करते हैं? ये मॉलिक्यूल एक डायपोल की तरह काम करते हैं, है ना। भाई होता क्या है कि Na पर पॉजिटिव होता है और Cl पर नेगेटिव होता है, और ये दोनों बहुत एक दूसरे के पास होते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है यही एक इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव करता है ना। तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे कि इनके बारे में, और हम अभी डिटेल से बात करेंगे कि ये मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, लेकिन इसके पहले एक चीज़ हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि इलेक्ट्रिक डायपोल की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, अपनी एक पावर होती है, और उसी स्ट्रेंथ या पावर का नाम बेसिकली है इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, चलो इसको समझते हैं बात को। भाई होता क्या है कि जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी डायपोल को रख देते हैं ना, ये मान लो माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये डायपोल बन गया AB। जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को रखते हैं तो ये अपने आप रोटेट कर जाता है ना, ये ऐसे घूम जाता है। और अगर हम यहाँ पर अपना हाथ लगा लें तो ये हमारे हाथ को हिट करेगा तेजी से। ठीक, अब हमारे हाथ को जितना तेजी से हिट करेगा उसकी उतनी पावर, उतनी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उसका उतना डायपोल मोमेंट ज़्यादा है। ठीक है भाई, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा लीनियर मोमेंटम, है ना। 11th में पढ़ा जाता है लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है तो ये सबको पता होता है कि लीनियर मोमेंटम किसी बॉडी की मास इनटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो इन मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है इसी को हम लीनियर मोमेंटम बोलते हैं और इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं।
थोड़ा सा इसको हम उसी से जोड़ के समझा रहे हैं डायपोल मोमेंट को भी। एक्चुअली लीनियर मोमेंटम क्या है कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है सीधे, तो उसकी जो अपनी खुद की पावर होती है, जो स्ट्रेंथ होती है, एक्चुअली वही होता है उसका वही होता है उसका पी मतलब मोमेंटम, है ना। मोमेंटम पढ़ा होगा, पी बराबर होता है m/b, संवेग या मोमेंटम होता है, ठीक है। इसको हम बिल्कुल यहीं से कंपैरिजन करते हैं भाई। अगर मान लेते हैं कि कोई कार सीधे जा रही है स्ट्रेट लाइन में, अब वो कार जो है, कार के सामने मान लो कोई इंसान खड़ा हो गया, अब कार से चल रही है और कार जाके उस आदमी को टकरा गई, तो क्या होगा, उस आदमी को चोट लगेगी, और भी कुछ हो सकता है, निपट भी सकता है, खैर जो गया। तो उस आदमी को चोट लगेगी, उस आदमी को कितना चोट लगेगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कार की पावर कितनी है, कार का मोमेंटम कितना है ना। अब कार का मोमेंटम दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, मास पर और वेलोसिटी पर। अगर कार का मास ज़्यादा है और वेलोसिटी कम है तो भी ज़्यादा चोट लग सकती है, या फिर कार छोटी है, कार का मास कम है, वेलोसिटी ज़्यादा है, तो भी ज़्यादा चोट लग सकती है ना। तो एक्चुअली अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, चल रही है, तो उसकी जो अपनी खुद की स्ट्रेंथ होती है, सामर्थ्य होती है, पावर होती है, उसी को हम लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है। और इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर समझ लो कि अगर कोई डायपोल मोमेंट को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो ये मूव करने लगता है, रोटेट करने लगता है, और उसकी अपनी खुद की जो स्ट्रेंथ होती है उसी को हम बोलते हैं उसका डायपोल मोमेंट। मतलब ये समझ लो, अगर यहाँ आप अपना हाथ लगा लें तो जितनी तेज़ी से डायपोल मोमेंट हमारे हाथ को हिट करेगा उसका डायपोल मोमेंट उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट क्या है, एक्चुअली पावर है, एक तरह की स्ट्रेंथ है, तो इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। डायपोल मोमेंट को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब देखो डायपोल मोमेंट कितना होगा इसको हम निकालते हैं, ठीक है, समझना बात है भाई। होता क्या है कि जब किसी डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इस पर टॉर्क लगता है भाई। जब कोई बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो इस पर क्या लग रहा होगा, टॉर्क लग रहा होगा, है ना भाई। अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, मतलब ये करना स्टार्ट कर दे, है ना, कर रही है तो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई बॉडी रोटेट करना स्टार्ट कर दे तो उस पर क्या लग रहा होगा, टॉर्क लग रहा होगा। जैसे अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलना स्टार्ट कर दे तो इस पर क्या लग रहा होगा, कोई फोर्स लग रहा होगा। जो काम लीनियर मोशन में फोर्स कर सकता है वही काम रोटेशनल मोशन में क्या करता है, टॉर्क करता है। तो अगर ये रखा था और ये घूमने लगा, इसको मतलब इस पर टॉर्क लगा होगा, ठीक है। अब इस पे जितना ज़्यादा टॉर्क लगा होगा उसकी पावर उतनी ज़्यादा होगी भाई। उतनी तेज़ी से हमारे हाथ अगर ऐसे रखेंगे तो उतनी तेज़ी से हाथ में हिट करेगा, है ना। तो चलो निकालते हैं कि इस पर कितना टॉर्क लगा, ये निकालते हैं इस पर कितना टॉर्क लगा, ठीक है। अब टॉर्क निकालना आना चाहिए भाई। टॉर्क का फॉर्मूला अगर किसी को पता होगा, सब लोग को पता होगा टॉर्क क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर कोई बॉडी है और ये मान लेते कोई बॉडी है और ये रोटेट करे ऐसे, इस पर एक इधर फोर्स लगा दें, हमने एक इधर फोर्स लगा दें, है ना। ये दो फोर्स अगर इक्वल लगे और अपोजिट लगे, और ये इसकी एक्सेस ऑफ रोटेशन है ना। और इस एक्सेस ऑफ रोटेशन से इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम मान लें r है, तो इस फोर्स से जो टॉर्क लगेगा इस बॉडी पर वो होगा कितना, F इंटू आर, F इंटू आर होगा, F इंटू आर, है ना। और इस फोर्स से जो टॉर्क लगेगा ये भी होगा F इंटू आर, नहीं लगेगा भाई। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स लिखो और फोर्स से उसका जो ये है तुम्हारा एक्सेस ऑफ रोटेशन, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख दो। उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो टॉर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर हम टॉर्क हैं तो फोर्स ये लिखोगे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये लिखोगे, तो ये इस फोर्स के द्वारा टॉर्क बनेगा और ऐसे इस फोर्स के द्वारा भी टॉर्क बनेगा। अगर टोटल टॉर्क पूछा जाए तो 2F इंटू आर, इन दोनों को डबल कर देंगे, ये टॉर्क। अच्छा, ये दोनों टॉर्क जुड़ जाएंगे, है ना भाई। देखो अगर इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, तो एक टॉर्क बनेगा, इधर फोर्स लग रहा है तो एक टॉर्क लगेगा, दोनों टॉर्क एक ही डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो दोनों टॉर्क ऐड हो जाते हैं। अच्छा, टॉर्क की डायरेक्शन क्या होती है, टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं पता है? टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, सब 11 में पढ़ा जाता है, लेकिन फिर भी देख लो। एक्चुअली टॉर्क जो होता है, टॉर्क को अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो टॉ बराबर होता है r क्रॉस f वेक्टर, ठीक है। ये सब इसको 11 में और ज़्यादा इसके बारे में पढ़ा जाता है। टॉर्क जो होता है वो r क्रॉस f वेक्टर होता है, ठीक है।
टॉर्क की जो डायरेक्शन होती है वो ए क्रॉस मतलब आर क्रॉस एफ से निकालते हैं। मतलब हमने बताया था कभी कि ए क्रॉस बी जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर होता है, और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं, है ना। कौन से? राइट हैंड रूल से। हमने बताया कि अगर तुमसे कहा जाए कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताओ तो हम क्या करेंगे, अपना राइट हैंड लो, है ना। ए क्रॉस बी, ए भी वेक्टर है और बी भी वेक्टर है। ए क्रॉस बी की अगर हमें डायरेक्शन चाहिए तो भाई देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई एक वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है, इसलिए यहाँ पर वेक्टर होगा तो ये होगा वेक्टर प्रोडक्ट। आर और एफ का जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो टॉर्क के बराबर होता है, टाउ के बराबर। ये टाउ का सिंबल होता है, ठीक है, टाउ का। अब अगर तुमसे कहा जाए ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताओ, जैसे अभी हम इसकी निकालेंगे, है ना, अभी इसको समझा रहे हैं। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हम राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। क्या करते हैं कि सबसे पहले हम अपनी फिंगर्स को ए वेक्टर की तरफ रखो, राइट हैंड, और उसके बाद फिंगर्स को बेंड करो, मोड़ो कहाँ, दूसरे वेक्टर की तरफ, बी की तरफ। इस दौरान जो हमारा थंब होता है वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर तुमसे कहा जाए कि आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन बताओ तो जरा देखना भाई, यहाँ पर अगर तुमसे कहें आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन बताओ तो एक्चुअली आर ये है, ये आर वेक्टर है, ये ऊपर की तरफ आर वेक्टर है, और एफ वेक्टर ये है ना। एफ वेक्टर को ऐसे बना दो, ये है एफ वेक्टर। तो अगर कहा जाए कि ए क्रॉस बी निकालो तो क्या आएगा बताओ। आर की तरफ पहले रखो उंगलियों को, आर की तरफ, और इसके बाद एफ की तरफ घुमाना है ऐसे, ये है ना। तो इस पे जो टॉर्क लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा, बोर्ड के अंदर की तरफ। अगर वही इसमें निकाला जाए टॉर्क, देखना इसमें फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, और आर वेक्टर ये है। तो जैसे देखो आर वेक्टर नीचे है और फोर्स ये आर है, ये एफ है। तो जरा पहले उंगलियों को रखो किसकी तरफ, आर की तरफ ऐसे, और फिर एफ की तरफ घुमाओ ऐसे। तो इस पर भी टॉर्क कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ। मतलब नीचे वाला फोर्स लगेगा, फोर्स जो टॉर्क बनाएगा वो भी अंदर की तरफ, और ऊपर वाला जो टॉर्क बनाएगा वो भी अंदर की तरफ। दोनों टॉर्क सेम डायरेक्शन में होते हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, है ना। खैर दोनों टॉर्क हैं भाई, ये टॉर्क इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा, ये वाला टॉर्क भी इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा, इसलिए सिंपली ये समझ लो कि दोनों टॉर्क क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो खैर यहाँ पर ये इस तरह से दोनों टॉर्क ऐड हो जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर कहें कि इस डायपोल पर कितना टॉर्क लगेगा, तो जरा देखते हैं कि इस पर कितना टॉर्क लगेगा। ये टॉर्क का हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं और टॉर्क देखते हैं कितना लगेगा, ठीक है। तो भाई टॉर्क का फार्मूला देखें तो टॉर्क कितना लगेगा अगर कोई पूछे तो एक तो फोर्स लिखो, ठीक है। अच्छा जब ये डायपोल रोटेट करेगा तो एक पॉइंट होगा बीचों बीच जो एक्सिस ऑफ रोटेशन में होगा, है ना, वो सेंटर है, ये सेंटर है, और इस सेंटर से एक एंड की जो डिस्टेंस है इसको हमने एल मान लिया और इसको भी हमने एल मान लिया, है ना, हाफ लेंथ एल हो गई। तो ज़रा देखो क्या रखा जाएगा, फोर्स रखा जाएगा और इनटू में एल रखा, यही तो रखा जाएगा, फोर्स इनटू एल रखा जाएगा, ठीक है। तो इधर टॉर्क लगेगा। अब अगर फोर्स की वैल्यू भी हम रख दें, फोर्स कितना होगा, Q इंटू ई, है ना। अच्छा एक चीज़ और है, इतना टॉर्क ये वाला फोर्स बनाएगा, इतना ही टॉर्क ये वाला भी फोर्स बनाएगा। तो अगर तुमसे कहा जाए कि भैया बताओ टोटल टॉर्क कितना होगा, टोटल टॉर्क कितना होगा, तो रखा जाएगा 2F इंटू एल। देखो इतना टॉर्क ये ऊपर वाला फोर्स बनाएगा, इतना ही टॉर्क नीचे वाला फोर्स बनाएगा। टोटल टॉर्क इस डायपोल मोमेंट में, डायपोल पर कितना लगेगा, 2F इंटू एल, इतना टॉर्क लगेगा। तो ये जो टॉर्क इतना लगेगा टोटल। अच्छा टॉर्क इसका डायपोल मोमेंट नहीं है, डायपोल मोमेंट क्या है, इस डायपोल की अपनी खुद की प्रॉपर्टी है ना। डायपोल मोमेंट क्या है, डायपोल की अपनी खुद की पावर है, अपनी खुद की स्ट्रेंथ है, खुद की पावर है। तो ये जो टॉर्क हमने निकाला और इस टॉर्क में 2F इंटू एल आया, ठीक है। अच्छा F की वैल्यू अगर कोई पूछे तो F क्या है, फोर्स, इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स है। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो F की जगह हम लिख सकते हैं पता कितना, Q इंटू ई। भाई दोनों चार्ज सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, तो Q इंटू ई आ जाएगा, दोनों फोर्स यही आएंगे, और इंटू एल आएगा, ठीक है। ये आएगा, इतना टॉर्क लगेगा इस डायपोल पर। लेकिन अब इस डायपोल, अगर इसमें एक चीज़ देखें तो Q क्या है, इस इलेक्ट्रिक डायपोल का अपना चार्ज है, और L क्या है, L इस डायपोल की अपनी हाफ लेंथ है,
ई क्या है? ई है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायपोल का नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? बाहर का, बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब जो अगर डायपोल मोमेंट की हम बात करें, हम अगर बात करें डायपोल मोमेंट की, तो डायपोल मोमेंट हमने बोला ना कि इसकी खुद की प्रॉपर्टी है ना। डायपोल मोमेंट बाहर के किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, ये खुद की स्ट्रेंथ है, खुद की पावर है। इसका मतलब इसमें से ई ये जो इसमें से ई को हटाओ, ई का यहाँ कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डायपोल मोमेंट की बात करें P, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं और ये P बराबर हो जाता है Q इंटू 2L या 2QL, ठीक है। मतलब इस E को हमने हटा दिया जानबूझ के, क्योंकि डायपोल मोमेंट उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड से ये तो उसके बाहर का फैक्टर हो गया है ना। तो खैर ये समझ लो, मतलब ये समझ लो कि एक तरह से डायपोल मोमेंट है तो एक QL मोमेंट इस पे इधर काम करेगा और QL मोमेंट इस पे इधर काम करेगा, और दोनों को जोड़ दिया तो QL प्लस QL क्या आ गया? 2QL। ये क्या आ गया? इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आ गया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, ऐसे इसको समझने के लिए हमने बताया, ठीक है। हालांकि बहुत ये तो सब लोग डायरेक्ट ही बताते हैं, हालांकि इसको समझने के लिए इस तरह से आता है, इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए, ठीक है। तो P बराबर 2QL फार्मूला ऐसे आता है, ठीक है। तो P क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, Q चार्ज है, L क्या है? हाफ लेंथ ऑफ द डायपोल, ठीक है, ठीक। ये हो गया P का फॉर्मूला होगा। तो P को हम इस तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं कि देखो P बराबर लिख सकते हैं Q इंटू 2L, ऐसे लिख सकते हैं। 2L हो गई इस पूरी लेंथ है ना, इस पूरे प्लस Q और माइनस Q के बीच की डिस्टेंस। तो हम P को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि कोई एक चार्ज ले लो और दोनों चार्जेस की जो बीच की डिस्टेंस है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट बोलते हैं, ठीक। इससे समझ भी सकते हो भाई ये चार्ज Q जितना ज़्यादा होगा, फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा, उतनी तेज़ी से हिट करेगा, ठीक है। और ये 2L जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा तेज फोर्स लगेगा, है ना, तो उतना ज़्यादा तेज़ी से हिट करेगा। ये डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी ना, ये 2L जितनी ज़्यादा होगी, उतना ये तेज़ी से हिट कर पाएगा, है ना, क्योंकि प्लस Q और माइनस Q ये आपस में जो फोर्स लगा रहे होंगे वो फोर्स कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट के कारण ये तो घूम रहा है ना। इसका मतलब अगर 2L बड़ा होगा तो इसका जो प्लस Q और माइनस Q खुद वाला फोर्स है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो बाहर वाले फोर्स का इफेक्ट ज़्यादा होगा और बाहर वाले फोर्स के कारण ये घूम रहा है। तो मतलब इसका जो स्ट्रेंथ है घूमने की, रोटेशन की जो इसकी पावर है, स्ट्रेंथ है, वो इसकी ज़्यादा होगी, और इसी को हम डायपोल मोमेंट बोलते हैं ना। तो P बराबर ये फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L, ठीक। अच्छा, P क्या है? P है डायपोल मोमेंट, ठीक है। अच्छा, अब जो डायपोल मोमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, स्केलर नहीं होता। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी माना जाता है ना। जो P है वो क्या है? एक वेक्टर होता है। अच्छा, अगर वेक्टर होगा तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, बिल्कुल होगी। तो जो P वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो फ्रॉम नेगेटिव चार्ज फॉर माइनस Q टू प्लस Q होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो प्लस Q से माइनस Q होती है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, जरा इसको समझते हैं। भाई यहाँ पर जो R वेक्टर लिया जाता है, भाई देखो अभी हमने तुम्हें बताया, अभी इसके पहले बताया था कि जो टॉर्क आता है ना, टॉर्क आया था 2Q, है ना, और E इंटू L, यही तो आया था भाई। टॉर्क हमने निकाला था तो ये फोर्स आया था और ये R आया था, तो इनका मल्टीप्लाई कर दिया था, डबल कर दिया था, ये टॉर्क लगता है। अच्छा, अब समझना, ये आया है ना। ये जो L है, ये L एक्चुअली क्या है? वेक्टर होता है भाई। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है ना, टॉर्क में R क्रॉस F होता है, ये फॉर्मूला टॉर्क का होता है। तो यहाँ पर R एक वेक्टर होता है, रेडियस वेक्टर होता है, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन क्या होती है? उसकी डायरेक्शन सेंटर से रेडियली आउटवर्ड होती है ना भाई। रेडियस, ये अलोंग द रेडियस, ये R वेक्टर की डायरेक्शन है। तो यहाँ पर भी L जो है ना वो एक स्केलर नहीं है, एक्चुअली एक वेक्टर होता है, क्योंकि ये वहीं से तो बना है। तो L अगर वेक्टर हुआ तो L की डायरेक्शन क्या होगी? L की डायरेक्शन होगी सेंटर से ये इस चार्ज की तरफ, है ना, ठीक है। सेंटर से किस चार्ज की तरफ? एक चार्ज की तरफ। तो L एक वेक्टर हो जाता है, ठीक है।
तो उसी लिए P को भी हमें क्या बनाना पड़ा, एक वेक्टर बनाना पड़ा, और अगर P एक वेक्टर हो गया तो इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन को देखते हैं क्या होगी इसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो देखते हैं भाई ये डायरेक्शन क्या होगी, प्लस माइनस क्यू से प्लस क्यू होगी। जरा इसको समझते हैं और जरा कैसे आती है डायरेक्शन। देखो एक्चुअली में अगर L वेक्टर है तो ये 2L भी क्या होगा, एक वेक्टर हो गया। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, इसी फॉर्मूले को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में ये फॉर्मूला लिखा जाएगा, P एक वेक्टर है, इसके ऊपर वेक्टर लगा दो, Q चार्ज है, ये स्केलर होता है, और इनटू में लिख दो 2L वेक्टर, ठीक है। 2L क्या है, 2L है दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस होती है ना। अच्छा 2L वेक्टर एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है किसका। अब डिस्प्लेसमेंट हम एक चार्ज का दूसरे चार्ज के रिस्पेक्ट में ले सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम पॉजिटिव चार्ज की ही बात करते हैं, नॉर्मली जब भी हम बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं। भाई टेस्ट चार्ज भी ले आता है तो नॉर्मली पॉजिटिव ही चार्ज ले आता है। हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में पॉजिटिव चार्ज का ज़्यादा रोल होता है, इसलिए हम एक्चुअली 2L को लेते हैं पॉजिटिव चार्ज का डिस्प्लेसमेंट किसके रिस्पेक्ट में, नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में। तो अगर जैसे मान लो ये डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, तो 2L ये हो जाएगा, ये 2L वेक्टर हो जाएगा, और ये 2L वेक्टर इस पॉजिटिव चार्ज का डिस्प्लेसमेंट है इस नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन होगी माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, क्योंकि अगर इस पॉजिटिव चार्ज का डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो किसके रिस्पेक्ट में, प्लस माइनस, अगर इस पॉजिटिव क्यू का डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो माइनस क्यू के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ डायरेक्शन होगी ये इस डिस्प्लेसमेंट की। इसका मतलब इस 2L वेक्टर की डायरेक्शन होगी माइनस क्यू से प्लस क्यू, इसलिए P की डायरेक्शन क्या होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हम देखते हैं नॉर्मली पॉजिटिव चार्ज का विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये बात याद रखना, 2L वेक्टर क्या है, यहाँ पर 2L वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट किसका, ऑफ प्लस क्यू चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू माइनस क्यू चार्ज, है ना। और ये होगा क्या, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, है ना। अरे भाई जैसे हम पढ़ते हैं, ये हमारा मान लेते हैं ओरिजिन है और ये कोई पॉइंट है। अगर तुमसे कहें इस P पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट बताओ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो ओरिजिन से इसको मिलाओगे, यही तो डायरेक्शन होगी डिस्प्लेसमेंट की, होगी ना। तो वही बात समझ लो कि माइनस क्यू ये है और प्लस क्यू ये है। अगर माइनस क्यू के रिस्पेक्ट में प्लस क्यू का डिस्प्लेसमेंट देखें तो यही तो होगा डिस्प्लेसमेंट, है ना। इसको एक ओरिजिन की तरह मान लेते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि जो डायरेक्शन होती है डायपोल मोमेंट की वो माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है, ये बात याद रखने वाली बात है, ठीक है। खैर ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट P होता है, इसकी डायरेक्शन आ गई, ये बात याद रखना, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बात कर लें कि ये जो डायपोल के हमने बताया, डायपोल के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ना। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक्चुअली वही डायपोल का काम करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल का काम करते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये जो मॉलिक्यूल्स हम लोग देखते हैं, ये मॉलिक्यूल्स एक्चुअली दो तरह के होते हैं, है ना। एक पोलर मॉलिक्यूल और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनका अपना परमानेंट खुद का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, वो होते हैं पोलर मॉलिक्यूल। और जिनका खुद का डायपोल मोमेंट नहीं होता है वो होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। फॉर एग्जांपल की बात करें अगर सोडियम NaCl की, तो Na पर पॉजिटिव होता है, Cl पर नेगेटिव होता है, और Na और Cl एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं। इनका जो सेंटर ऑफ मास की कुछ ना कुछ डिस्टेंस होती है, तो इनके पास चार्ज भी होता है और इनके बीच की डिस्टेंस 2L भी होती है। तो अगर Q भी है और 2L भी है तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो डायपोल मोमेंट हो जाता है। तो इसका अपना डायपोल मोमेंट होता है। तो ये क्या होता है, एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। जिनका अपना डायपोल मोमेंट होता है वो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। ये ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें जो एटम्स हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने से, जैसे HCl की बात करो तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है ना, और H की कम होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़ा शिफ्ट हो जाते हैं Cl की तरफ, और तो इस पर थोड़ा सा नेगेटिव आता है, इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव आता है। इस तरह से ये पॉजिटिव जब बन जाता है नेगेटिव बन जाता है, और इसके बेस की कुछ डिस्टेंस भी होती है, तो ये डायपोल की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये डायपोल की तरह काम करता है, ठीक है।
ऐसे आप बात करो जरा H2O की, अगर हम H2O की बात करें तो H2O का जो स्ट्रक्चर अगर कोई देखे, H2O की बात करें तो भाई O और H कुछ इस तरह का H2O का स्ट्रक्चर होता है ना। H पर पॉजिटिव होता है, इस पर पॉजिटिव होता है, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव होता है, ठीक। अब होता क्या है कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं बीच में आ जाएगा और इस नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर मास की कुछ ना कुछ डिस्टेंस हो जाती है ना, तो ये 2L बन जाता है और ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है, तो ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है। अच्छा, H2O से मिलता जुलता एक हम और लिखते हैं, जैसे CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब CO2 का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो C डबल बॉन्ड होंगे, C इससे होता है, ठीक है। अब C पर पॉजिटिव होता है ना, इस पर पॉजिटिव होता है, 4 पॉजिटिव होते हैं, और इस पर नेगेटिव होता है, इस पर भी नेगेटिव होता है, इस तरह का होता है। लेकिन ये डायपोल मोमेंट नहीं बनाता, पता क्यों नहीं बनाता? क्योंकि इस नेगेटिव और इस नेगेटिव का जो सेंटर है वो इसके बीच में आ गया, मतलब इस नेगेटिव और नेगेटिव का सेंटर है इसी पॉजिटिव के ऊपर आ गया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर ऑफ मास के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0 हो गई, मतलब 2L 0 हो गया, और 2L 0 हो गया तो डायपोल मोमेंट 0 हो गया, और डायपोल मोमेंट है ही नहीं, तो फिर वो पोलर मॉलिक्यूल नहीं होगा। तो CO2 किसका एग्जाम्पल है? CO2 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो उसको ऐसे बोल सकते हो कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका पॉजिटिव और नेगेटिव का जो सेंटर होता है उनके बीच कुछ गैप होता है, वो मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और जिनका पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाता है ना, एक के ऊपर पॉजिटिव उसी के ऊपर नेगेटिव आ जाए, तो वो डायपोल मोमेंट होगा नहीं उनका, तो वो किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल हो जाएंगे, है ना। जैसे मेथेन की बात करो, CH4 होता है, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। तो अब इन सब पॉजिटिव का सेंटर इसी कार्बन के ऊपर आ जाएगा और कार्बन का खुद का सेंटर भी यहीं पर आ जाएगा, तो यहाँ पर भी जो है पॉजिटिव और नेगेटिव जो हो जाएंगे और एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएंगे, तो ये भी मॉलिक्यूल जो है वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा, है ना। तो ये इसके स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है कि वो मॉलिक्यूल जो है पोलर है या नॉन पोलर है, ठीक है। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल पोलर होते हैं और बहुत सारे मॉलिक्यूल नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री का भी एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल, ये केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, लेकिन केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो +Q से -Q ली जाती है ना, जबकि ये केमिस्ट्री में ली जाती है, जबकि फिजिक्स में इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन जो है -Q से +Q ली जाती है ना। एक्चुअली में केमिस्ट्री में जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर ली जाती है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम की तरफ ली जाती है। केमिस्ट्री में जो डायरेक्शन ली जाती है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम की तरफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ली जाती है। तो जिस पर नेगेटिव होता है इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो ज़्यादा होती है, इसीलिए उसमें नेगेटिव आता है, ठीक है। और जिसकी कम होती है उसमें पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहता है और उसके बेसिस पर उसकी डायरेक्शन को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। P की डायरेक्शन को वो +Q से -Q लिया जाता है, जबकि फिजिक्स में टॉर्क का जो कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पर इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन को डिफाइन किया जाता है, तो ठीक है। और वो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, पॉजिटिव चार्ज के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बेसिस पर इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पर फिजिक्स में जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो -Q से +Q ली जाती है, ठीक है। तो ये डायपोल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, बस इतनी सी बात है कि डायपोल मोमेंट क्या होता है, P बराबर फॉर्मूला 2QL होता है और उसकी डायरेक्शन -Q से +Q होती है, इतनी बात मेन बात, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।